नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर यमुनानगर से है, जहां कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं। दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ग्रीवेंस कमेटी की 2 अलग अलग बैठकें ली हैं। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब पुलिस की एजीटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। चौथी खबर गर्मी से जुड़ी हुई है, जहां मौसम पीक पर है और अभी से दोपहर के समय गर्म हवाएं चलने लग गई हैं। वैसे जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही अंबाला में बिजली की खपत भी बढ़ गई है। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने गठबंधन सरकार पर बड़ा बयान दे दिया। साथ ही मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने और कर्नाटक की कांग्रेस में जीत को लेकर भी जवाब दिया है। बता दें कि देश भर में 2000 के नोट बदलने के रिजर्व बैंक के फैसले की काफी चर्चा इन दिनों हो रही है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस फैसले से आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, ये उन्होंने कहा है। सिर्फ जो लोग काला धन दबाकर बैठे हैं वे बाहर आएगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। हर जगह की इसी प्रकार से बात है। अब कोई कहेगा कि मुख्यमंत्री जी पंचकुला से लड़ेंगे क्योंकि पंचकुला बहुत आना जाना है, फिर उसके बाद कहेंगे कि यमुनानगर से लड़ेंगे क्योंकि यमुनानगर बहुत आना जाना है, फिर गुड़गांव से लड़ेंगे क्योंकि गुड़गांव बहुत आना जाना है, फिर करनाल से ही लड़ेंगे, करनाल बहुत आना जाना, फिर पानीपत से लड़ेंगे पानी। तो मुख्यमंत्री बहुत प्रवास कर रहे और लंबा टाइम लगे रहे, सब लोगों से मिल रहे, आ रहे जा रहे, तो इससे लोग अनुमान लगाते हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर ये आते हैं तो स्वागत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, हमें तो लाभ है इस बात का। पर लेकिन मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो वहां बहुत लोकप्रिय है। ऐसा कोई नहीं है कि वो कोई सीट में लड़ेंगे, ऐसा कोई है नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, यहां चुनाव नजदीक आ रहे हैं और नजदीक आते आते बयानबाजियों का दौर भी जारी है। शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है यह भी आप बताइए, और साथ ही कितना फर्क पड़ेगा अब? देखिए, अगर हम ओवरऑल हरियाणा में बीजेपी गठबंधन सरकार की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से, मतलब कर्नाटक में हार से पहले बीजेपी के स्वर जो है दूसरे थे, लेकिन अब जो है वो स्वर थोड़े से उनमें बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले अगर हम बात करें, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, अगर हम 2 महीने पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें तो मुख्यमंत्री खुद गठबंधन के जो है पक्ष में थे। लेकिन अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी उनकी सहयोगी है। लेकिन अब जिस तरीके से कर्नाटक में हार हुई है, एक बार फिर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो जो है गठबंधन सरकार को लेकर एक बयान का बदलते हुए दिखाई दे रही है। और आज जिस तरीके से कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो बीजेपी के साथ उनकी सरकार है वो गठबंधन है पार्टी का, और आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से लोकसभा के चुनाव लड़े जाएंगे उसके ऊपर जो है पार्टी का आला कमान जो है फैसला करेगा। तो कहीं ना कहीं अब तक की बात की जाए तो अब ये माना जाने लगा कि वो उनकी सहयोगी है। लेकिन पहले कहते थे कि जो गठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारों के बीच में, ना ही पार्टी का। लेकिन अब ठीक है ओपी शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने बयान दिया है, काफी चर्चा इसकी हो रही है। सर, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैंने ये कहा कि भी जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। आपने पूछा क्या चुनाव आगे आप मिलके लड़ेंगे, तो मैंने यही कहा कि चुनाव का निर्णय जो है वो हमारा जो हाईकमान है उसने लेना। इस साइड में जेजेपी का हाईकमान है, उस साइड में हमारा हाईकमान है, वो दोनों बातचीत करेंगे। अगर वो कहीं सहमति होगी तो जो भी फैसला वो करेंगे तो हम उस पर फूट चढ़ेंगे। कंवरपाल जी,
विपक्ष को एक और इससे मौका मिल जाता है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि जो सरकार है उसमें गठबंधन टूट जाएगा। ये सब बातें लगातार विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं। नहीं देखिए, विपक्ष तो इसी उम्मीद में बैठा जी कि कुछ गड़बड़ हो, लेकिन हमारा जो गठबंधन है वो निश्चित तौर से कुछ मुद्दों पे, कुछ जो वादे हमने पहले किए थे उन सारे वादों को लेके और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने बनाया और हमने कहा कि जो वादे उनके किए हैं, जो वादे हमारे किए हैं, लगभग जो आसपास के वादे थे उनमें से 80-85% ऐसे थे जो उन्होंने भी कहे थे और हमने भी कहे थे। हमने उन सारे की एक बड़ा सूची तैयार की और हमने उस पर कहा कि इन सारे कामों को पूरा करेंगे और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो उस वादों को लेके हम काम कर रहे हैं निश्चित तौर से। नहीं कंवरपाल जी, लगातार और भी मुद्दे हैं, जैसे मुख्यमंत्री सीएम जो हैं वो खुद जाके जनता के बीच में जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से हमला बोला जा रहा है कि वो जो पूरा कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से सब सेट है, जो लोग आते हैं वो सब कुछ, ये तमाम बातें जो है विपक्ष लगातार कांग्रेस प्रवक्ता भी कर रहे हैं और तमाम अन्य पार्टियां भी। जी देखिए आपने मेरे से कई बार पूछी ये बात, आपने कहा कि भाई विपक्ष लोगों के बीच में जरा, मैंने कहा मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि प्रजातंत्र में यही सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, चाहे वो किसी की पार्टी का है, तो उसको जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता के बीच में जाएगा तो उसको समस्याओं का पता चलेगा। और वो है किस वास्ते? जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जनसंवाद कर रहे और लोगों से पूछ रहे कि भाई आपको कौन सी बात जो है सरकार के जो अभी जो काम किया उनमें कौन सी बात आपको अच्छी लगी, तो लोग बताते हैं कि साहब आपने ये काम बहुत अच्छा किया, जो नौकरी में भेदभाव था समाप्त कर दिया, डेवलपमेंट में भेदभाव था समाप्त कर दिया, आपने जिस प्रकार से गरीबी दूर करने के लिए आप काम करने की सोच रहे वो आपका बहुत अच्छा है। और उनमें वो साथ ही ये पूछते हैं कि भाई आपको गलत कौन सा लगा, तो उसका भी लोग जवाब देते हैं। तो वो जनता के बीच में जाना, उसमें से ही कुछ चीजें ऐसी पता चलती हैं कि भाई कहीं ना कहीं अगर कोई खामी लगी तो उसको खामी को दूर करें। हम जनता की सेवा के लिए हैं और ये हमारी ड्यूटी है जी। तो हम उनके बीच में जाए, जाने कि कोई अगर कमी रहेगी तो उसको पूरा करें। अगर विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा तो मैं समझता हूं कि गलत कर रहा, निराधार है आलोचना उनकी, तो उसमें कोई तर्क नहीं है कोई आलोचना करने में। हाँ ये जरूर है कि कुछ लोगों को जैसे हमने उन्हें घुसाना शुरू कर दिया कि वो डिस्टर्बेंस करते हैं, क्योंकि उनको लगा कि ये प्रोग्राम जो है बेहद पॉपुलर रहा। जहां जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने आप लोग आए बातचीत करने के लिए, सुनने के लिए, कहने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो काम किए उनको देखते लोग अपने आप आए। तो मैं समझता हूँ शायद विपक्ष में जो है इसकी बेचैनी होगी। जी कंवरपाल जी, अगर गठबंधन को लेकर बात करें तो लगातार जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस बयान उसको लेकर अब तक सामने नहीं आया कि आगे, क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं और साथ ही विधानसभा चुनाव भी हैं हरियाणा में, तो इसको लेकर कोई ठोस बयान पार्टी की तरफ से नहीं आया कि हाँ गठबंधन रहेगा ही, आगे भी जारी रहेगा इस तरीके से। देखिए असल में बात, आपका सवाल है गलत व्यक्ति से है। अब मैं वो अथॉरिटी भी जो गठबंधन के बारे में बात कह सके, उसकी अथॉरिटी तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ही कह सकते हैं ना जिसके बारे में, मैं थोड़ी कह सकता हूँ। और वो जो भी फैसला लेंगे हम उस पर ही फूल चढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आगे तो विपक्ष के पास तो सर एक और मुद्दा आ गया है ना इसको लेकर। नहीं चलो विपक्ष तो कहेगा उसमें क्या। जी ठीक है कंवरपाल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की 2 अलग अलग बैठकें ली। इसमें पहली बैठक स्पेशल नगर निगम की थी, जो दूसरी बैठक में तमाम तरह की शिकायतों को सुना गया, जिसमें नगर निगम से जुड़ी तमाम शिकायतों को अलग से सुना गया। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 18 शिकायतों को रखा गया था, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में तकरीबन आधे से ज्यादा यानी 11 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किया गया और जल्द उनका समाधान करने को भी कहा गया। तो वहीं कृषि मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में एक पूरे दिन गुरुग्राम में ग्रीवेंस की बैठक चलेगी और इस मीटिंग के जरिए कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि अधिकारी अगर लोगों की शिकायतों का जल्द समाधान नहीं करते तो फिर उन पर गाज गिरनी भी तय है। हालांकि इस दौरान मीटिंग में कुछ देर के लिए 2 पार्टियों के बीच हंगामा भी जरूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जेपी दलाल ने तमाम शिकायतों को सुना और अधिकारियों को साफ संकेत दिए हैं कि अधिकारी जिस तरह से कोताही बरत रहे हैं उन पर आने वाले वक्त में भारी भी पड़ सकती है।
गुड़गांव जिला कस्टडी समिति की मीटिंग हुई। इसमें 18 परिवार थे, जिनमें से 9 पुराने थे, 9 नए ऐड किए गए थे। उनमें से लगभग 11 का हमने समाधान कर दिया है और 7 परिवार को पेंडिंग रख के अगली मीटिंग में टाइम बाउंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके अंदर हमने गाइडलाइन दी है कि अगली मीटिंग से पहले क्या क्या कार्रवाई उनको करनी है। और मकसद हमारा यही है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो शिकायतें हैं, उसको अधिकारी पारदर्शी तरीके से, जो डेमोक्रेसी में हर जनता का हक होता है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब पुलिस की एजीटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार शूटरों से पिस्टल, 26 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए इन चारों, जिनके नाम अंकित, गोल्डी, विशाल और मंजीत हैं, ये चारों ही लॉरेंस बिश्नोई के बेहद खास हैं। इन सभी शूटर्स पर पंजाब और हरियाणा में कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक अंकित और गोल्डी को रायपुर, रानी, पंचकुला से गिरफ्तार किया गया है, जबकि विशाल और मंजीत को डेराबस्सी से गिरफ्तार किया गया है। इन चारों ही शूटर्स का मकसद विरोधी गैंग को निशाना बनाना था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़े हैं चंडीगढ़ से। ओपी शर्मा जी, कितनी बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस की देखी जा रही है, क्योंकि बड़ा नाम गैंगस्टर जो है लॉरेंस बिश्नोई, उससे ये चारों जुड़े हुए हैं, उसके बेहद खास बताए जा रहे हैं और अब इनको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। कितनी बड़ी कामयाबी पुलिस की है? देखिए, पंजाब जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, उसकी आज एक बड़ी कामयाबी, जो 4 लोग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ग्रुप के जो लोग हैं, इनको जो गिरफ्तार किया गया, कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। लंबे समय से जो पंजाब के अंदर जो आपस में गुटबाजी के तरीके जो हत्याएं देखने को सामने मिली, उससे थोड़ा अंकुश मिलेगा। इन लोगों से 6 पिस्टल और 26 राउंड भी मिले और ये कहीं ना कहीं अपने जो विरोधियों हैं उनके ऊपर निशाना साधने की कोई प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक जो ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन एक बात जरूर पुलिस ने बताई कि जिससे चारों गिरफ्तार किए गए, ये सारे हिस्ट्री शीटों से लंबे समय तक इनके ऊपर बहुत पुराने मामले दर्ज हैं। कई मामलों में भगोड़े तक घोषित हो चुके हैं। फिलहाल इन चारों के ऊपर जो पंजाब पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र और अवैध हथियार रखने के जो धाराओं के तहत मामला दर्ज करके अगली जांच शुरू कर दी है। अभी इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो भी इनसे तथ्य रिकवर होंगे, उसके बाद आगे की जो है वो कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अगर हम माने तो लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जो है पंजाब पुलिस की कस्टडी के अंदर जेल में है और वहीं अगर गोल्डी बराड़ की बात करें तो वो कनाडा में लंबे समय से छिपा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों का जो संयुक्त ग्रुप है, जो गैंगस्टर ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं एक्टिवेट है। लोगों से जो फिरौतियां मांगना, हत्याएं, एक्सटॉर्शन वगैरह की जो एक कड़ी जो चल रही है, उसके ऊपर शायद आज पंजाब की जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, उसकी एक बड़ी कामयाबी और लंबे समय से इनकी गिरफ्तारी की उम्मीद की जा रही है। जी ओपी शर्मा जी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, एक बड़ा नाम इंडस्ट्री का, पंजाबी इंडस्ट्री को हो, उनकी हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर उस मामले में आरोप हैं और पूरा प्लानिंग करने में और तमाम जो आरोप हैं, हालांकि उसका ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन ये जो चारों शूटर पकड़े गए हैं, क्या उनका भी उससे कुछ रिलेशन है, कुछ कनेक्शन है जिससे पुलिस अब पूछताछ कर सकती है, जिस एंगल से? देखिए, अगर हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, माफ करना, अगर हम सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या पिछले साल 29 मई को हुई थी और आज जिस तरीके से लगभग 1 साल उनको होने वाला है, तो उसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तहकीकात कहीं ना कहीं कर रही है और इस मामले में ये 4 इनके जो कहीं से गुर्गे जो गिरफ्तार किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस एंगल पर भी जांच की जाएगी। क्योंकि अब तक करीबन 18 या 19 लोग हैं जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे, जिन्होंने साजिश रची, रेकी की, हथियार उपलब्ध करवाए, या जो भी माने 18 करीबन 17 से 18 लोगों को पंजाब पुलिस की ने जो है वो गिरफ्तार कर दिया, जांच कर दी। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इन लोगों को 4 लोगों को आज जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया, तो जाहिर सी बात है कि सिद्धू मूसेवाला एंगल
को भी पुलिस एक्सप्लोर करेगी। क्या इनको भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी थी? क्योंकि अगर हम आज जो पंजाब पुलिस ने जो इनके ऊपर एक सेक्शन 120B जो लगाया, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र को डील करता है। तो किस तरीके से षड्यंत्र के तहत इनको जो है आज एक बुक किया गया है, FIR जो सेक्शन लगाया गया है IPC का, तो कहीं ना कहीं ये उस और इशारा जरूर करती है कि पुलिस सिद्धू मूसेवाला का जो मामला है उसके उस एंगल से भी पूरे मामले का एक्सप्लोर। लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरोपियों को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद इन सभी का जो है वो एक रिमांड पर पुलिस लेने की कोशिश की। रिमांड पर लेने के बाद पुलिस आगे किस तरीके से जांच करती है और क्या क्या इनसे पूछताछ में उगलवा पाती है और किस केस से इनकी कड़ियां जुड़ती हैं, देखने वाली बात होगी। ओपी शर्मा जी, किस तरीके से पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि ये बेहद एक बड़ा नाम और काफी समय से ये लोग फरार भी थे, पुलिस इनकी तलाश लगातार कर रही थी। किस तरीके से इन चारों शूटरों को पकड़ने में पुलिस ने क्या प्लानिंग की और किस तरीके से पूरे प्लान को यहां अंजाम दिया गया? देखिए, अगर हम इस मामले में बात करें तो पुलिस जो पंजाब की जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स लंबे समय से इनकी रेकी कर रही थी, सोशल मीडिया या जहां से जिस तरीके से पुलिस को इनको एक सर्विलांस से इनको कहीं ना कहीं रखा हुआ था। पुलिस हालांकि इस मामले में ज्यादा खुलकर बताने को तैयार नहीं है। हाँ, ये है कि 2 गैंगस्टर्स को जो चंडीगढ़ के नजदीक डेरा बस्ती है वहां से गिरफ्तार किया गया और 2 को जो पंचकुला का मोरनी का इलाका है उसके आसपास से गिरफ्तार किया। कैसे प्लानिंग थी, क्या सूचना थी, पुलिस अपनी शॉर्टशीट का खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन एक बात जरूर तय होती है कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने इनको पकड़ा है, तो एक लंबे समय से कहीं ना कहीं जो एंटी टास्क फोर्स था उसके रडार पे थे और पूरी प्लानिंग करके इनको गिरफ्तार किया। क्योंकि जब इनको गिरफ्तार किया गया तो किसी भी तरह का एक जो कन्फ्रंटेशन, जो एक मुकाबला देखने को अक्सर कई बार मिल जाता है, वो देखने को नहीं मिला। तो माना जा सकता है कि पंजाब पुलिस की जो एक पूरी अच्छी प्लानिंग के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। गर्मी का मौसम पीक पर है और अभी से दोपहर के समय गर्म हवाएं चल रही हैं। वहीं जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे ही अंबाला में बिजली की खपत भी बढ़ गई है और बिजली के कट भी ज्यादा लगने लग गए हैं। लोगों का कहना है कि अभी तो गर्मी की शुरुआत ही है और अभी से ही दिन में 4 से 5 बार बिजली कट जाती है, जिसकी वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं फरीदाबाद में भी गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। गर्मी ज्यादा होने से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसे लेकर जब डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में आ रहे मरीजों में सबसे ज्यादा संख्या उल्टी, डायरिया जैसे बीमारी, गर्मी ज्यादा होने के चलते मरीजों को ज्यादा इससे परेशानी हो रही है। साथ ही भवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव में सरकारी स्कूल की मुख्य गली में गंदे पानी से जलभराव से आमजन बेहद परेशान है। आसपास के मकानों में भी बरसाती मौसम में जलभराव समस्या का सामना यहां करना पड़ता है। लोग गांव के सरपंच को भी कई बार ग्रामीण समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल लाइव जुड़ गए हैं। मोनू, गर्मी का सितम लगातार जारी है, बेहद परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो दिन में बाहर जाते हैं, जो बाहर रहते हैं, वो उनको गर्मी से जूझना पड़ रहा है। लेकिन बिजली की खपत बढ़ गई है और बताया जा रहा है कि बिजली के कट जो हैं वो भी अब ज्यादा लगने लगे हैं। तो इससे लोग कैसे समस्या से जूझ रहे हैं? क्षेत्र में आपको बता दूं, पूरे हरियाणा की बात की जाए तो पूरे हरियाणा में जो है जिस तरीके से गर्मी की चिलचिलाती धूप जो है लोगों को सता रही है, क्योंकि जो धूप है वो तेज है और डिग्री की तापमान की बात की जाए तो जो है 42 जो तापमान वो मापा जा रहा है। लेकिन रियल जो की बात की जाए तो लोग महसूस कर रहे हैं जो है 43 और 45 के बीच में लोग महसूस कर रहे हैं। तो गर्मी से चिलचिलाती धूप से पूरा हरियाणा जो है वो बिल्कुल जो लोगों की जो दिनचर्या है वो बिल्कुल चरमरा गई है। क्योंकि जो लोग सुबह निकलते हैं, क्योंकि जो दोपहर को जो अपने काम धंधे पर कहीं बाहर काम से जाते हैं, तो वो उसको लेकर के जिस तरीके से पूरे हरियाणा में गर्मी है, तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के रोड है या मार्केट की बात की जाए तो वो बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। क्योंकि बात की जाए फरीदाबाद जिले की बात ले ले, गुरुग्राम की ले ले या भिवानी की ले
ले ले, कुरुक्षेत्र की ले ले, तो तमाम जो पूरे हरियाणा वासी की बात की जाए तो पूरा हरियाणा वासी धूप की चिलचिलाती गर्म धूप से जो है अस्त व्यस्त जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चरमराई हुई है। लेकिन जिसके साथ साथ पूरे हरियाणा में बात की जाए तो हरियाणा सरकार भले ही कहती होगी हरियाणा वासियों को जो है 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन 24 घंटे बिजली इन लोगों को नहीं मिल पा रही, क्योंकि लगातार कट जो है वो होते जा रहे हैं। और जो पूरे दिन की बात की जाए तो पूरे दिन में जो है जो 4 से 5-6 घंटे ही बिजली जो मिल पाती है, और उसके बाद तमाम जो बिजली है वो कट रहता है। क्योंकि अगर जब हरियाणा जो लोग अपने सरपंच या विधायक या मंत्रियों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग जो है वो बहाना मारता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि बिजली लाइन पर काम चल रहा है, तारों को जोड़ा जा रहा है, कहीं काट पर। ठीक है मनोज, लौटता हूं मैं आपके पास जी। हमारे साथ इस खबर पर डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व डीजी हरियाणा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो, और मैं ये जानना चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, बाहर सूरज जो है वो अपना तापमान इतना उसने हाई कर दिया है कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं और बीमारी भी सर इससे लगातार बढ़ रही है। तो कैसे सर इससे बचा जाए, और साथ ही जिन लोगों को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनसे वो कैसे उभर पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको इतनी भयानक गर्मी हो रही है और धूप पड़ रही है, तो सबसे पहले आपको धूप से बचाव करना है। आप छाता लेके चल सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर छाता नहीं है तो पूरे शरीर को आप ढकने की कोशिश करें ताकि एक्सपोजर उसका ना हो बाहर, क्योंकि जितना एक्सपोजर होगा उतना वाष्पीकरण के कारण शरीर में से लवण्य एवं पानी जो है वो बाहर निकलता चला जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी के उसमें से पानी निकलता चला जाएगा, और उसकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, या अगर ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है तो आप शिकंजी भी ले सकते हैं जिसमें नमक है। अगर मान लो हाइपरटेंशन है तो आपको सोचना पड़ेगा कि भी लेना है कि नहीं लेना है, वो आपकी उस पर हाइपरटेंशन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा जी। लेकिन अगर हाइपरटेंशन नहीं है तो आप नींबू पानी ले सकते हैं, जलजीरा ले सकते हैं, और लिक्विड की क्वांटिटी आपको बहुत बढ़ानी होगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि आपके शरीर में से कितना पानी बाहर निकल रहा है। गर्मी जितनी ज्यादा गर्मी उतना शरीर से वाष्पीकरण क्रिया के माध्यम से पानी जो है वो शरीर का निकल जाता है, लवण्य भी उसके साथ साथ निकल जाते हैं। ये विशेष ध्यान है। कटे हुए फल, खुले हुए फल, पहले से कटे हुए फल वो आपने किसी भी सूरत में नहीं खाने हैं, क्योंकि इस समय में जो खाद्य पदार्थ की चीजें हैं उनका जो डिके प्रोसेस है, उनका जो खराब होने का प्रोसेस है वो बहुत तेजी के साथ चलता है। उनकी सेल्फ लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाती है, कुछ मिनटों की, कुछ केसेस में घंटों की, केवल इतनी ही लाइफ रहती है खाने पीने के पदार्थ की। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप पहले से कटे हुए फल, ठीक है, और दूसरी आपका जो भोजन है वो आप फ्रेश खाएं, बासी भोजन ना करें। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज वत्स आपका, और हमारे साथ मोनू पांचाल भी जुड़े हुए थे। आपका भी बहुत धन्यवाद मोनू, हमारे को ये जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।